इंटू में ए इंटू में 1/4 माइनस यहाँ से मुझे कुछ आता दिख रहा है 4a टी की पावर 4 माने 1/16। अरे 1/2 का पावर 4, 1/2 की पावर 4 कर दिया, ठीक है। अच्छा नीचे चल रहा हूँ 1 + 1/4 इंटू में 4a इंटू 1/2 माइनस में 4a² और टी क्यूब की जगह हो जाएगा 1/2 का क्यूब माने 1/8, ठीक है ना। 4a ओके, यहाँ तक भी काम बन गया। ओके अभी देखो धीरे 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 और भी काम बनेंगे, डोंट वरी। मुझे ओवरऑल यहाँ से दिख रहा है 5 × 6 30a, तो ऊपर दिख रहा है 30a, ठीक है ना भाई। ऊपर मुझे दिख रहा है 30a डिवाइड बाई 16 माइनस, और मुझे यहाँ दिख रहा है 4a/16। क्या सुंदर नज़ारा है, 16 16। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5/4, 5 × 4a माने 20a डिवाइड बाई नीचे 8 दिख रहा है, माइनस में यहाँ पे तो 4a/8 दिख ही रहा है। अरे लग रहा था मुश्किल होगा लेकिन लग नहीं रहा। अब नीचे तो 2 आएगा और नीचे 32a दिख रहा है भाई, सोच लेना। और ऊपर मुझे दिख रहा है 30 में से क्या 26a। गलत तो नहीं चला गया भाई मैं, मेरे हिसाब से तो नहीं गया। चलो अच्छा, और कुछ काटा कूटा ए से कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना, वो तो गया है गया। और 26 तो भाई 13 तो यहाँ देने वाला है और 16 यहाँ देने वाला है, तो 13/16। क्या कहते हो आप, आगे तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो हालांकि हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, फिर भी चांसेस आर ऑलवेज देयर। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना, देखो मैं आपके सामने ये जो कैलकुलेशन करी है ना, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आए तो भी आपको कैसे भी करके 3 से 4 मिनट में ख़त्म कर देना है, ठीक है। और इसीलिए करी, अदरवाइज ये लेंदी तरीका से अगर मैं करवाता तो शायद और लेंदी जाता, dx/dt निकालता, फिर उसमें वैल्यू रखता, फिर dy/dt निकालता, उसमें वैल्यू रखता, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर नॉर्मल की, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकला, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करना हो तो इसको बस पलट के माइनस कर देना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे को कम चांस लग रहे हैं, फिर भी एक बार हो सकता है बाई चांस। चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन किसी पुराने टाइम में IIT में आया क्वेश्चन, बहुत पुराने टाइम में, ठीक है। वो दिन भी अलग दिन हुआ करते थे। ये लाइन अपने आप में क्लेम कर रही है कि वो इसकी टेंजेंट है, तो ए की वैल्यू बताओ, ठीक है। अगर आपको स्ट्राइक कर गया तो बढ़िया, नहीं स्ट्राइक करा तो गए आप। कैसे कि x² / 3 है, ये y² / 2 है, और ये 1 है, और ये अपने आप में एलिप्स है। हाँ, और एलिप्स में ये जो चीज़ लिखी है ना, ये a² लिखी है, ये जो चीज़ लिखी है b² लिखी है। अच्छा, और एलिप्स के लिए ये लाइन दावा कर रही है कि वो टेंजेंट है। इसका मतलब y (-x + a) जो है वो अपने आप में इस एलिप्स की टेंजेंट है। ऐसा आपको पता होना चाहिए। y (mx + c) जो होता है ना, वो टेंजेंट कब होता है एलिप्स का? वो अपने आप में टेंजेंट तब होता है जब c की वैल्यू ±√a² m² + b² हो। अरे तो सर कोऑर्डिनेट में पढ़ा था। हाँ भूल गए, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल। आज थोड़ी ना एग्जामिनेशन, लेकिन वापस रिटर्न में हमारे को चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेंगी। अब आ जाएगा वो टाइम भी, आएगा जब हम दोबारा भी सीखेंगे। तो फिलहाल हमारे को पता चल गया कि ये कंडीशन होती है। तो इसका मतलब यहाँ सी की जगह कौन है? ए। इसका मतलब ए की जगह ए लिखूँ, प्लस माइनस लिखूँ। अच्छा a² कहाँ से लाओगे? a² 3 दे रखा है। अब सर m कहाँ से लाओगे? mx से मिलाओ ना इसको, -x को। याद है ना, y (mx) से इससे कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी। वो -1 का स्क्वायर यहाँ भर देंगे और b² ये रहा 2। फाइनली मेरे पास में ±√5 आ गया। अच्छा गुड है। हाँ, तो अब आप में से जिनको भी ये मेरी कहानी पकड़ में आ गई कि ऐसा ऐसा करना है, मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया। अब इसको चाहो तो ऐसे भी समझ सकते थे जैसा मैंने बताया, इसको सुंदर राइटिंग में ऐसे भी दिखा जा सकता है, ठीक है। फाइनली आंसर √5 आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, ±√5। दिस इज ए की वैल्यू ±√5 आ जाएगी। अच्छा, इसका एक और मेथड, मान लो आपको ये भूल गए, आपको स्ट्राइक ही नहीं करा वहाँ पे, फिर क्या तरीका उसका था? सेकंड मेथड ध्यान रखना। इसका सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि ये लाइन अगर इसकी टेंजेंट है ना, ठीक है, ये लाइन जो है, ये लाइन अगर इसकी टेंजेंट है तो इससे y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू आ रही है a - x। ये y की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, इन कर्व। अच्छा, फिर कर्व में रखने के बाद क्या होगा सर? मैंने कहा जैसे आप कर्व में रखेंगे ना, ये a - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे खोल दो आप। अगर आप इसे खोलेंगे तो ये बन जाएगा 5x² माइनस का 6ax प्लस में 3 टाइम्स a² - 6 = 0। अच्छा, देख लेने एक बार ज़रा, 2x² माइनस का 3 प्लस का 3x² बराबर, ठीक है, 5x² माइनस का 6ax प्लस का 3a² और माइनस का 6 बराबर 0, ये बन गया।
अब ये जो है ना, ये अपने आप में एक कंबाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंबाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसकी? लाइन की एंड कर्व की, इन द टर्म्स ऑफ एक्स। अगर ये चीज हम लोगों ने कॉनिक में बहुत यूज करी है, कॉनिक में भी बेसिकली टेंजेंट निकालने का यही तरीका था कि हम क्या करते थे, वाई इक्वल टू mx प्लस सी को कॉनिक के साथ मिला लेते थे, मर्जअप कर लेते, तो फाइनली हमारे पास एक एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाती थी, और उसमें फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर देते थे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हाँ, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे को देन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और हमारे को पता होना चाहिए कि कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक है ना, एक्स एक्सिस को टच कब करती थी? जब उसका डी इक्वल टू जीरो। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आज भी डी इक्वल टू जीरो है। अगर डी इक्वल टू जीरो करा तो डी का मतलब होता है बी स्क्वायर, इसमें बी ढूंढो, इसमें बी ढूंढो, -6 है, उसका स्क्वायर कर लो 36 से, 36 से स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 5, सी की जगह लिख दो 3a स्क्वायर -6 इक्वल टू जीरो। इससे बन जाएगा कितना? ये 20 और ये 3 जा 23 जा -60, -60 अगर इसके साथ कर दिया तो 24a स्क्वायर, वो भी माइनस का, राइट है, और प्लस ये अगर देखा तो 20 इंटू 6 120, तो इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया, तो a की वैल्यू ±√5 आ गई, जो कि हमारा पिछली बार भी आंसर आया था। इसका मतलब आंसर बिल्कुल। तो अब आपके दो तरीके सिखा दिए मैंने आपको, ठीक है ना, ये तरीका। अच्छा, लेकिन सर वही वाला तरीका बढ़िया था ना? नहीं 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 नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। आप ऐसा नहीं सोचेंगे, वो एक फार्मूला है और डिराइव्ड वे है। एक्चुअल में कई बार प्रॉपर तरीके से भी क्वेश्चन आए हैं, जिसे मैंने बताया तो बहुत पुराने टाइम का क्वेश्चन है ना। थोड़ा कंपैरेटिवली लेटेस्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ, जो IIT एडवांस में आया था, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, बहुत अच्छा, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस कर्व पर टेंजेंट 1,7 पर 1,7 पर इस कर्व पे जो टेंजेंट बन रहा है, तो एक बात यहीं रोक देते हैं, 1,7 पे टेंजेंट बन रहा है ना, तो देखिए साहब, तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? पहले तो सबसे पहले अगर किसी ने मेरे से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांगा तो वो हो जाएगी y-7। अब इसका dy/dx तो साफ दिख रहा है 2x है, और x की जगह बन रखती है 2 इंटू x-1। मैंने dy/dx भी मन में निकाला प्लीज़, है ना, तो आप इस तरह की चीज़ों को थोड़ा मेरे से मिलाएं आप। अब देखो इसको और सफाई से लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x - 2 और y इज इक्वल टू 2x + 5 हो गया, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये टेंजेंट इस सर्कल को क्यू पे टच कर रहा है, ये टेंजेंट इस सर्कल को क्यू पे टच कर रहा है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरा काम, कंबाइन इक्वेशन निकालते हैं। कंबाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, x² + y² प्लस में 16x प्लस में 12y प्लस में c इक्वल टू 0, और मैं x की जगह x रखता हूँ, y की जगह पर मैंने 2x + 5 देखा तो 2x + 5 का होल स्क्वायर रखता हूँ, 16x लिखता हूँ, प्लस में 12 इंटू में 2x + 5 लिखता हूँ, और प्लस में c इक्वल टू 0 करके थोड़ी मेहनत सी फीलिंग आ रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है, 5x² लिख रहा हूँ, और प्लस के अंदर मुझे तकरीबन 20x और 60x, 20 और 16 36, 36 और 24, 60x दिख रहा है साहब, 60x आता हो दिख रहा है, ठीक है। प्लस के अंदर एक मेरे को 25 दिख रहा है, और प्लस 60 दिख रहा है, तो 85 भी दिख रहा है, और प्लस c इक्वल टू 0 दिख रहा है। देखो, तो फाइनली मैं क्वाड्रेटिक तक आ गया। अब एकदम से एक बच्चे को दिमाग में, सर मैं समझ गया क्वाड्रेटिक तक आ गए, अब आप d इक्वल टू 0 लगाओगे। बिल्कुल मैं d इक्वल टू 0 लगाऊंगा, लेकिन लोगों ने वहां लगाया था, क्योंकि IIT एग्जाम देने के लिए बंदा बिल्कुल तैयार होकर गया था। वहां क्या तकलीफ आई वो IIT में ही समझी जाती है, उसको समझो आप, ठीक है ना। नाउ d इक्वल टू 0, अगर आपने d इक्वल टू 0 लगाया, समझ रहे हैं आप, तो d इक्वल टू 0 लगाओगे तो 60 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 5 इंटू में 85 प्लस c को सॉल्व कैसे करोगे? अच्छा, मान लो सर c आ भी गया तो उसे q कैसे आएगा? मान लो c आ गया तो उसे q कैसे आएगा? पॉइंट थोड़ी ना आ जाएगा। अरे आप तो सर c बता दोगे, जैसे पिछली बार बता दिया था a, वैसे बता दोगे, हमारे को उधर जाना ही नहीं है ना। हाँ, तो वहां से बंदे को वापस लौटना पड़ा। अब यहां पर एक कदम और सीखो जो IIT ने सिखाया कि d इक्वल टू 0 बोल के मत भागो प्लीज आप। अब यहां पे दूसरी बात सीखो, इसके आगे के कदम ही एडवांस की तरफ लेके जाते हैं। जब आपने कुछ चैप्टर सबने पूरा पढ़ा होता है, सबको बराबर पता होता है, बस ये कि कोई क्वेश्चन हमारे को उस लेवल तक सोचने के लिए मजबूर करता है, ठीक है, वो क्वेश्चन सही टाइम पे उठ जाए तो ज़्यादा बढ़िया होता है। फिलहाल नोट्स में इस तरह के क्वेश्चन को उठाया जाए तो देखिए साहब, d इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि रिपीटेड रूट्स या इक्वल रूट्स, ठीक है, तो इसका मतलब रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है,
अगर रूट्स इक्वल हैं तो मैं इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो अल्फा इक्वल टू बीटा है, क्योंकि इसके दो रूट होंगे अल्फा और बीटा, वो दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो मेरे पास एक्स आ जाएगा, समझ रहे हो आप, और एक्स आधे वाई आ जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा इक्वल टू बीटा है तो मुझे ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस का 60/5 है। कोई नहीं बताएगा किसी को भी क्यों आया, पता है दुनिया को भाई, क्यों बताएंगे हम दोबारा। तो ये माइनस का 12 हो गया, लेकिन अल्फा और बीटा तो बराबर थे, तो 2 अल्फा बराबर -12 हो गया। इसका मतलब अल्फा बराबर में माइनस का 6 हो गया, और अल्फा कौन है, अल्फा एक्स है। लो एक्स आ गया। हमारे को क्यू के नाम पे क्या चाहिए, एक्स और वाई तो चाहिए, और क्या चाहिए, एक्स दे दिया ना मैंने आपको -6। अब एक्स की ये वैल्यू उठा करके टेंजेंट में डाल दो, वाई को डू में 2 इंटू -6 + 5 कर लो, तो वाई की वैल्यू -7 आ जाएगी। और रियली हाँ, और पॉइंट आ जाएगा -6 -7। अब मेरे को लगता है कि शायद पिछले वाले क्वेश्चन में जो मेहनत करी थी आपको उसके अगले कदम पे और बड़ी मेहनत का फल मिला है, और ये आप फटाफट से कॉपी करेंगे और मुझे आगे जाने की इजाजत देंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा ज़्यादा ख्याल है आप में से कई लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो अगला पड़ाव, आज के दिन के हमारे बहुत सारे जो संभव पड़ाव हैं उनमें से अगला पड़ाव क्या क्या है, ये देखो। अगला पड़ाव है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो चलिए साहब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पड़ाव, रेडी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाते समय पे अगला टाइटल डालना है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्चुअल में क्या है ना, कहानी ये है, देखो हमने क्या किया ना, अभी तक जितने भी टेंजेंट बनाए ना, तो उसमें पॉइंट पता होता था, और फिर हम y - y1 इज इक्वल टू dy dx x - x1 कर लेते, तो उसमें x1 y1 पॉइंट कर्व पे होता था। लेकिन क्वेश्चन में इतनी सिंपल सी बात बोर्ड में भी यूज होती है, बहुत ज़्यादा यूज होती है बोर्ड में भी, ठीक है, कि वो पॉइंट हमें पता ही नहीं होता, वो बाहर दे रखा है, और हम गलती से y - y1 इज इक्वल टू dy dx x - x1 लगा के आ जाते हैं, और कुछ का कुछ मिल जाता है, हमारे को आंसर नहीं मिलता। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई पॉइंट जो है a, b है, ठीक है, जिससे टेंजेंट खींचा जा रहा है, वो कर्व पर नहीं है, वो कर्व के बाहर कहीं है। देखो आप यहाँ है कहीं, और यहाँ से टेंजेंट खींचा जा रहा है। फिर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे, फिर वो तरीका काम नहीं आएगा। फिर क्या करना है वो बताओ। पहला काम, सबसे पहले हम जो टेंजेंट जहाँ पर कर्व को टकराया उस पॉइंट को अज्यूम कर लो। तो हम पहला काम करेंगे, x1 y1 अज्यूम कर लेंगे। अब x1 y1 अज्यूम करने के बाद मुझे अच्छे से पता है कि ये है तो टेंजेंट इस पॉइंट पर है, तो मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं इस लाइन की, माने टेंजेंट लाइन की स्लोप समझता हूं। मुझे अच्छे से पता है इसकी स्लोप निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वो dy dx से निकल जाती है, और dy dx मैं निकाल करके उसमें अपना x1 y1 डाल दूंगा। लेकिन x1 y1 तो सर इमेजिनरी है ना, वो तो आपने माना है ना, हाँ तो उसे ही तो निकालना है। लेकिन एक बार के लिए तो x1 y1 करके डाल देते ना, तो आंसर सर x1 y1 में आएगा, आने दो, क्या तकलीफ है। आ गया, एक इक्वेशन समझ के रख लो। अब उसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब दूसरी तरह से सोचो। हमारे को पता है ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है तो जो इसकी स्लोप होगी, है ना, वो dy dx से निकलेगी। लेकिन आप साथ में देखो, आपके पास दो पॉइंट भी तो पड़े हैं, क्या आप y2 - y1 करके स्लोप नहीं निकाल सकते? अरे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो यही टेंजेंट की मैं दो तरह से स्लोप नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं, एक dy dx से, एक y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके। फिर मैं क्या करूंगा, दोनों को मिला दूंगा, x1 y1 सॉल्व हो जाएगा। ओके, मतलब हमारे को क्या करना है, पहले x1 y1 को अज्यूम करना है, फिर स्लोप निकालनी है। तो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी y1 - b अपॉन में x1 - a, ठीक है। और दूसरी तरफ से dy dx एट x1 y1 लिख लूंगा, और उसके साथ इसे कंपेयर कर लूंगा। एग्जैक्टली, बहुत सिंपल है। हाँ, इस पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बने, और कैसे बने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सुनिएगा बड़े ध्यान से। देखिए साहब, पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट बताइए इस कर्व पर जो कि, है ना, जिस पर बना हुआ टेंजेंट ओरिजिन से गुजरे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन अगर आपने इसमें रखा तो 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई y इज इक्वल टू x² + 3x + 4। अब एक बच्चे को दिमाग, सर कैसे पता चला आपको? अरे y की जगह 0 डाल, 0 + 0 + 0 + 4। ओ, तो 4 इक्वल टू 0 नहीं होता ना, हाँ तो नहीं करता वो, सही सही है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करता। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो पक्की बात ओरिजिन इस पे नहीं है, कहीं और है, माने बाहर है।
अगर ओरिजिन कहीं बाहर है तो पक्का है कि कर्वेचर कुछ ऐसा मान लेते हैं और ये ओरिजिन है और इससे टेंजेंट खींचा गया था। हाँ, ऐसा माना जा सकता है। यस सर, अब पकड़ में आया, बाहर है पक्का। फिर क्या करेंगे, सबसे पहला काम इस पॉइंट को x1 y1 मान लेंगे, राइट है। कौन पे मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये x1 y1 है। अगर मैंने इस पॉइंट को x1 y1 मान लिया तो ये x1 y1 यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन कल के लेक्चर का पहला सीन, पॉइंट आपने x1 y1 माना और मानते ही सबसे पहला काम कर्वेचर को देना होता है। तो इसका मतलब क्यों क्यों क्यों, क्योंकि x1 y1 किस पे, कर पे, तो उससे सेटिस्फाई करेगा। तो हमने उठा करके सबसे पहले इस पे करा, उसे एक इक्वेशन बना के साइड कर दिया कि भाई तुम बाहर बैठो। अब दूसरा काम मैंने क्या बोला था, सुनना, वापस याद दिलाता हूं। मैंने स्टेप भी बताए थे पिछले वाले में कि मैं अब स्लोप टू स्लोप कंपैरिजन करूंगा। मुझे पता है इस टेंजेंट की, ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप मैं दो तरीके से सोच पा रहा हूं, एक dy/dx से और एक y2 माइनस y1 से मैं कंपेयर करूंगा। पहले क्या करूंगा, सुनो, ये वाला पॉइंट है 0 0। आपसे जल्दी से इस लाइन की स्लोप पूछता हूं, तो शायद आप में से कई लोग y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 बोलेंगे। दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की स्लोप, ऐसा होता है? अच्छा, अगर मैं आपसे यूं ना पूछूं और dy/dx के नजरिए से पूछूं, जल्दी से बताओ इसी लाइन की स्लोप फ्रॉम dy/dx, तो इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से। कर्व को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो dy/dx बराबर कितना लिखना, बोलो जल्दी से, 2x + 3, उसमें x1 y1 भी रख दो, तो कितना हो जाएगा 2x1 + 3। क्योंकि दोनों ही स्लोप्स एक ही लाइन की है तो दोनों को कंपेयर करना बनता है ना। अगर कंपेयर करना बनता है तो मैंने dy/dx निकाला, ठीक है, दूसरी तरह से स्लोप निकाली और दोनों को बराबर कर दिया, इक्वेट कर दिया। अगर मैं इक्वेट करूंगा तो आपको भी पता है ये y1/x1 है, और मैं अगर बाय द वे y1/x1 देख रहा हूं इसके बराबर में, तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा? इतनी तो मेहनत मैं भी करूंगा। अगर मैं मेहनत करूंगा इतनी, तो y1 बराबर में x1 की गुणा करते ही कितना हो जाएगा, 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1। यही मैंने यहां लिखा है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, पहले कंपेयर किया, y1 की वैल्यू निकाली, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर देख रहे हैं और इक्वेशन नंबर 2 जो नीचे देख रहे हैं, जरा देखिए तो सही, जरा गौर से दोनों को। क्या आपको नहीं लगता दोनों y1 है? तो क्या मैं मिलाऊंगा नहीं? मिलाओगे, आप भी मिलाओगे, मैं भी मिलाऊंगा। जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो मुझे पता है, मैं सॉल्व करता हूं। अगर मैंने सॉल्व करा तो क्या होगा, 2x1 का स्क्वायर प्लस में 3x1 इज इक्वल टू में x1 का स्क्वायर प्लस में 3x1 प्लस 4 होगा, ठीक है, 1 और 2 से, है ना, फ्रॉम 1 and 2। अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करूंगा तो ये होगा, और मुझे अच्छे से पता है कि बेचारा फोकड़ में ये 3x1 कट गया। फाइनली मेरे पास क्या आया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, सही है। और x1 का स्क्वायर अगर 4 आ गया तो इसका मतलब मेरे पास कितने x1 आ गए, 2, एक 2 और एक -2। भाई x1 के नाम पे मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी ना, एक +2 एक -2। लेकिन रुको 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 रुको, +2 और -2 आया, लेकिन अभी भी इस कहानी में एक और झोल बाकी है, वो भी सुनो आप। +2 और -2 आने पर क्या क्या हो सकता है वो सोचो, ठीक है। बड़े ध्यान से सोचना, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, ठीक है, ओके। अगर मैंने x1 की फाइनली दो वैल्यूज जो आती देखी, वो आपके सामने लिख रहा हूं, x1 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू -2। अब ये x1 मुझे किस में रखना है, टेंजेंट में रखूं कि कर्व में रखूं? किसी में भी रख दो। अगर भाई आपने आसान, आपको टेंजेंट लग रहा है तो टेंजेंट में रख दो। आपका टेंजेंट का है, टेंजेंट है ही नहीं तो कर्व में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, इवन बेस्ट है। तो आपने अगर रखा तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 4 + 6 + 4 बोले तो 14, माने पॉइंट आ गया 2,14। अब -2 भी रख दो लगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 4 - 6 + 4, तो आ जाएगा 2। इसका मतलब आंसर आ जाएगा -2,2। सही है। तो आपको मेरा अंदाजा ख्याल है दो वैल्यूज मिल जाएंगी और 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अब जब तक आप ये कर रहे हैं तब तक मैं आपको बताता हूँ मन के लड्डू क्वेश्चन क्या क्या है। अब किसी के मन में क्या क्या आ सकता है, देखो वापस से पूरी कहानी बताता हूँ। पहले सबसे पहले पॉइंट माना x1 y1, उसको उठा के कर्व में रख दिया, एक इक्वेशन आई, किनारे कर दिया। अब dy/dx और दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन की स्लोप, उन दोनों को कंपेयर किया, एक और इक्वेशन आई, फिर दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लिया, मेरे पास पॉइंट आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीका है। हाँ, तब तक मन के लड्डू पूछ रहा था मैं। देखो अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर दो पॉइंट आए 2,14 -2,2 कैसे दिखेगा? भाई -2,2 तो इस साइड दिख ही रहा है, हो सकता है एक टेंजेंट यूं भी जा रहा हो, नहीं तो अपने को दूसरा वाला टेंजेंट यहां पे दिख रहा है 2,14 सॉरी, तो दो टेंजेंट नहीं जा सकते? जा सकते ना। चलो अब अगले पे बढ़ता हूं, ठीक है। इस पे जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो पुराने मेंस में भी आया हुआ है और एडवांस में भी आया हुआ है,
और जो बोर्ड का भी बेस्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे जरूर याद रखना, काम आएगा। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं 0 0 से y इक्वल टू साइन एक्स पर। ऑरिजन से y इक्वल टू साइन एक्स पर टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइंग ऑन द कर्व। कहने का मतलब क्या कि आपको जो टेंजेंट जहां पर टच किए, ठीक है, उन पॉइंट्स का लोकस बताना है। क्या मतलब बताता हूं। देखो, ये अपना साइन एक्स राइट है, ये अपना ओरिजिन, इस ओरिजिन से टेंजेंट डला, यहां पे टच किया, एक और टेंजेंट डला, यहां पे टच किया, ये टेंजेंट डला, यहां टच किया। ऐसे बहुत सारे टेंजेंट, कितने टच करेंगे, इनफाइनाइट लाइन तक जाएगा, इनफाइनाइट जगह पे टच करेंगे, पीछे भी जा सकता है ना। तो जिनको ये समझ में आ गया कि हाँ इतनी जगह पे जा सकता है, उनके लिए, खास उनके लिए मेरी बात समझना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना। ये जो है ना, ये तो इनफाइनाइट लेंथ का होगा ना, इनफाइनाइट लेंथ का। सोचो अभी ये सोचो, ये जो येलो येलो डॉट 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 पड़ रहे हैं ना, है ना, अचानक से पीछे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सिर्फ आपको ये छोटे छोटे बल्ब चमकते हुए दिखाई देते हैं दूर से। इनफाइनाइट लेंथ का है तो आपको एक कोई ना कोई डायग्राम दिखेगा, डॉट डॉट डॉट, छोटे छोटे बल्ब ऐसे चमकते हुए दिखेंगे। तो आप अंदर ही अंदर आइडिया लगा सकते हैं, यार इसका डायग्राम का शेप ऐसा है। अगर डायग्राम का शेप जैसा होगा, वो जो कर्व की शेप में होगा, जिस कर्व की शेप में होगा, उसी को लोकस बनाना कहते हैं। अब आप में से कई लोगों को लोकस भी वापस रिलोकेट हुआ होगा कि अच्छा लोकस माने अच्छा ये दूर होगा और दूर होने पे डॉट 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 कुछ ना कुछ कर्व बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, क्या बनाएंगे नहीं पता, लेकिन क्या बना सकते हैं वो बता लेते हैं। क्या करना है, बहुत सिंपल है। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये जो 0 0 है ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट h, k पे गिर रहा है। तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट का केस बनता है साफ। अच्छा, अगर ये है तो मैंने इसको एच के मान लिया, तो मैंने अपनी तरह से टेंजेंट ये मान लिया। अच्छा, अब पहला काम जो पिछली बार किया था, पॉइंट को सबसे पहले कहां रखा था, कर्व पे, तो हम सबसे पहले एच के को कहां रखेंगे, कर्व पे। अगर मैं एच के को कर्व पे रखता हूं तो फर्स्ट जॉब एच के ऑन वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका मतलब k बराबर साइन एच। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके साइड कर दो। दूसरा काम डिवाइड एक्स का कंपैरिजन लाइन से, है ना, साइन एक्स का डिवाइड एक्स सोचो, इसका डिवाइड एक्स सोचो मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी प्लीज। डिवाइड एक्स कितना आया, कॉस एक्स, इसमें एच के डालो, कॉस एच, सही है। अच्छा, तो फिर मैंने डिवाइड एक्स इज इक्वल टू में, याद है ना, डी वाई बाई डी एक्स एट एच कॉमा के इज इक्वल टू में। अब ये जो दोनों को मिलाने वाला टेंजेंट था ना, इसका स्लोप सोचो, इस लाइन का स्लोप 2 पॉइंट वाली फॉर्म से 2 पॉइंट फॉर्म से कितना, k माइनस 0 अपॉन, अब देखो डिवाइड एक्स अपन ने कितना निकाला था, कॉस एच इज इक्वल टू k बाई एच। इसे 2 नंबर देता हूं, सुनना क्या निकालना हमें, लोकस। आपको पता है अगर मेरे पास साइन थीटा पड़ा और कॉस थीटा पड़ा और फिर भी मैं लोक, तो बेवकूफी हो जाएगी ना। क्या करना है बताइए। हाँ एग्जैक्टली, आपके मन में आ रहा है वही जो मेरे मन में आ रहा है, जो पास वाले ट्यूटर भैया के मन में आ रहा है, जो इस सारी कहानी को देख रहा है उस सबके मन में आ रहा है। और वो क्या है, ओ ओ ओ ओ ओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सही है। हाँ, फिर आप जैसे सॉल्व करोगे आपके पास लोकस आ जाएगा। तो स्टोरी का मेन बेस आपको पकड़ में आ गया। क्या क्या करना है, पहला काम बड़े ही ध्यान से समझना, पहला काम क्या करना है, डिवाइड एक्स निकालना है, ठीक है, जो कि cos x आ रहा है, उसमें h रखेंगे तो cos h हो जाएगा, राइट है। और उसे कंपैरिजन कराना है h के और ओरिजिन को मिलाने वाली लाइन से, माने 2 पॉइंट फॉर्म वाली स्लोप से। फिर जैसे ही करेंगे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, cos h बराबर k बाई एच, ठीक है, और साथ में h के जो है वो कर्व पे लाई करता है, तो k बराबर साइन एच। ये पड़ा हमारा cos h, ये पड़ा हमारा साइन एच, और फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जैसे मैं ऐसा करूंगा, मुझे पता है के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेकर के एच स्क्वायर को उधर रवाना कर दूं, फिर एच और के की जगह पे एक्स और वाई रख देते हैं, तो फाइनली हमारा कर्व भी आ जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोग ये बात समझ रहे हैं कि ये क्या बना है ना। चलो, तो उम्मीद है कि आप सभी समझ गए, तो मैं आगे चलूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेडी है ना। ओके, आगे बढ़ जाएं। अगला टाइटल बहुत 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 काम का, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। सर ये तो अपन ने कॉनिक में पढ़े थे ना। हाँ पढ़े थे, सर्कल में भी पढ़े थे, कॉनिक से पहले सर्कल में पढ़े थे, लेकिन अब आपको ये बात समझ के चलनी है कि हमारे जितने भी एओडी के टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, खास तौर पे टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर के, उसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का गजब 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 यूज है।
और इसके बगैर इस पूरे चैप्टर को बात भी करना अब फर्दर बेकार हो जाएगा। तो आप अपने उसमें टाइटल डाल लो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। आपको याद है ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे को x1 y1 के अलावा कभी भी कोई पॉइंट अचानक से सोचना हो जिसमें उस कर्व की प्रॉपर्टीज हिडन हो, तो अब हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, जब हमारे पास में कोई भी पॉइंट नहीं दिया हो और हमें x1 y1 अज्यूम करना हो, तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग x1 y1, ठीक है, वी टेक्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बिकॉज इट हैज इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व। इसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी ऑफ कर्व छुपी भी होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये मानना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो चलिए साहब, सबसे पहले सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सिंपल, तो लिख लो आप। सेकंड नंबर पे आते हैं इलिप्स। ठीक है, अब आप x की जगह a cos थीटा, y की जगह b sin थीटा रख के देखो, 1 आ जाएगा, माने वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा हो गया। ठीक है, अब एक तीसरा लेकर के आता हूं, x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। आप अगर कोई भी बच्चा इसमें x की जगह पर a cos क्यूब थीटा रखता, x की जगह कितना? a cos क्यूब थीटा, तो सोचो जल्दी से बताओ x की पावर 2/3 कितना होता? भाई a की पावर 2/3 और cos क्यूब x की पावर 2/3 होता। सही है ना? और आपको पता होगा डिग्री आपस में जुड़ती है कि घटती है? मल्टीप्लाई होती है। अरे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक दूसरे काट देते, तो cos स्क्वायर x बचता। अच्छा, सेम y इज इक्वल टू में अगर मैं a sin क्यूब x लिखता, तो y की पावर 2/3 कितना देता? a की पावर 2/3 देता, साथ में साइन क्यूब x की पावर 2/3 देता, तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो। अब जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम करोगे, माने आप कुछ मत करो, आप तो सीधे सीधे ऐड कर दो, तो ऐड करते क्या होगा? x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा जो कि 1 हो जाएगा और फाइनली वापस करवा जाएगा। माने ये दोनों पॉइंट, कौन दोनों पॉइंट? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस कर्वेचर को सेटिस्फाई करता है, तो ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए। अब कई बच्चे सोचते हैं कि मार को सोचना पड़ेगा। अरे पूरे हम तो पूरे मैथ्स में अभी बचपन से अभी तक सोचते ही तो आ रहे हैं, इसी से तो हमारा ब्रेन कमजोर हो रहा है। कितना सोच रहे हैं अपन? सही है, तो फिलहाल ब्रेन को डेवलप करने के लिए कम सोचिए, मेरी तरफ आइए जल्दी से, मैं आपको बहुत कम में भी बहुत ज्यादा सोचवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर देखिए यही अगर भाई हाइपर बोला था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की तरफ बढ़ता। क्यों? क्योंकि उससे 1 आता है, तो मैं एक्स की जगह ए सेक थीटा, वाई की जगह बी कॉसेक थीटा लिखता। ठीक है ना, बी टेन थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। सही है। अगला, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता, ये तो सर एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280, बचपन से सीखते आए थे। अब ये और सुनिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स क्यूब। ओके, ये अगर दे रखा हो तो भाई इसमें क्या करना पड़ता है ना, एक्चुअल में क्या तुक्के मारने वाला सीन है। ये पूरा सीन ही ऐसा है कि हम कुछ ऐसा कुछ डालने की कोशिश करते हैं जो दोनों तरफ सेटिस्फाई कर जाए। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिया, अब मैंने एक्स की जगह टी डाला, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी का क्यूब हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? y की वैल्यू निकलेगी 3/2, जो कि पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा 3/2। अब हमने दोबारा तुक्का मारा कि एक काम करते हैं, टी स्क्वायर डालते हैं x की जगह, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में टी स्क्वायर का होल क्यूब हो गया। टी स्क्वायर का होल क्यूब बोले तो टी की पावर 6 हो गया, तो y इज इक्वल टू में टी क्यूब हो गया। सोचो, हाँ फिर टी स्क्वायर और टी क्यूब ज्यादा जचे, ये जम गए सर, ये फिर भी ठीक है। हाँ, तो अगर भाई इसके अंदर देखा था तो x की जगह कितना डाला? टी स्क्वायर, और y की जगह क्या आया? टी क्यूब। ठीक है, तो टी स्क्वायर और टी क्यूब है ना, सही है। ओके, तो टी स्क्वायर और टी क्यूब। अब मेरे को लगता है कि आप में से कई लोग थोड़ा थोड़ा पुराना मिला गए, थोड़ा थोड़ा नया कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी जगह जहां पे मैं और सिखाऊंगा, आप चिंता मत करें। लेकिन फिर बोल दूं कि हमारे चैप्टर में अब आगे जाने से पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम x1 y1 मान करके फिर बार बार फंक्शन में रखें, फिर दो इक्वेशनों को सॉल्व करें, वो जमता नहीं है। इससे बढ़िया एक ऐसा कोऑर्डिनेट ले लें जिससे सीधा सीधा फंक्शन फिट बैठ जाए एकदम से, है ना। और ये बहुत काम का, बिलीव मी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, सब एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ड्रॉन टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 4
फ्रॉम द पॉइंट 0,1। 0,1 इस पे तो नहीं है कम से कम। कैसे पता चला सर आपको? भाई मैंने x की जगह 0 रखा, y की जगह 1 रखा, 4 नहीं आ रहा था यार, तो मतलब 0,1 बाहर है। अच्छा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया सर। इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि x y इज इक्वल टू 4, मतलब एक तरह से देखा जाए तो y इज इक्वल टू 4/x, y इज इक्वल टू 4/x का ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x जैसा होता है, ऐसा वाला। तो एक ऊपर ऊपर के लिया अपन है ना, उस पर 0,1 से है ना, ये कुछ ज्यादा फास्ट हो गया। 0,1 से अपन ने इस पे टेंजेंट डाला है। अगर टेंजेंट डाला है तो जिस पॉइंट पे टकराया वो P है। अब P पर हमने जानबूझ करके ऐसा पॉइंट सोचा, जैसे मैंने इस कर्व को देखने के बाद y इज इक्वल टू 4/x है ना, इसमें x की जगह t डालते हैं। अगर मैं x की जगह t डालता हूं तो y इज इक्वल टू 4/t हो जाएगा। तो t, 4/t मेरे लिए इसके लिए एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। थोड़ा कंपैरेटिवली फिर भी जमता हुआ पॉइंट है। तो पॉइंट मैंने जो लिया वो x1 y1 ना लेकर t, 4/t ले लिया। अब t, 4/t लेने से मेरा कितना फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उस पर भी बात करता हूं। पहले आपको याद दिला दूं, पॉइंट एक्सटर्नल है तो वही dy dx को मैं कंपेयर करूंगा, याद है ना, 2 पॉइंट स्लोप से। तो इसका dy dx सोच लो जल्दी से, इसका dy dx सोचते हैं, आ जाओ। इसका सोचना मतलब इसका सोचना, इसका dy dx सोचो। इसका dy dx कितना, माइनस का 4/x²। उसमें जल्दी से आप x की जगह पे t और y की जगह 4/t अगर कहीं रखने का हो तो डाल दो। x की जगह t रखते ही माइनस का 4/t² हो गया। अच्छा, तो dy dx आ गया माइनस का 4/t², ठीक है। अच्छा, अब 2 पॉइंट फॉर्म से हमारे को इसी लाइन की स्लोप बताओ, टेंजेंट लाइन की स्लोप बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। टेंजेंट लाइन की स्लोप ये किसके बराबर हो गया? टेंजेंट लाइन की स्लोप कितनी हुई? 4/t -1/t-0। तो ये माइनस का 4/t² इसके बराबर हो गया। एलसीएम सोच लो, एलसीएम सोचो इसका, इस साइड वाले का एलसीएम 4 - t/t², और यहां से कितना हो गया, माइनस का 4/t²। सही है? उड़ा दूं, उड़ा दूं, उड़ा देते हैं। उड़ाते ही क्या होगा, क्योंकि t 0 तो हो नहीं सकता इसलिए काटना आसान है। तो फाइनली t को इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं, t बराबर 8। तो t की वैल्यू मुझे 8 आती दिख गई, ठीक है। अगर t की वैल्यू 8 आ गई तो 4/t से 4/8 माने 1/2 आ गया, y भी आ गया। अब मुझे क्या देता, टेंजेंट। बोला आप कितने टेंजेंट चाहिए? अब तो क्वेश्चन बन गया। क्या आप टेंजेंट की क्वेश्चन अब बना सकते हो? क्योंकि अब आपके पॉइंट ही आ गया, पॉइंट पे टेंजेंट आप बना ही सकते हैं, स्लोप भी आ जाएगी। तो वापस से एक बार के लिए दोबारा याद दिला दूं, तो कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो गया अब, है ना, क्योंकि इसने पॉइंट नहीं दिया था। तो हमने सबसे पहले पॉइंट माना, dy dx निकाला, वो माइनस का 4/t² आया, उसे कंपैरिजन कर लिया 2 पॉइंट फॉर्म वाले से, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म वाली स्लोप से जैसे मैंने कंपैरिजन करा, मेरा t की वैल्यू 8 आ गया था, ठीक है। t का वैल्यू 8 आते ही मेरे पास पॉइंट आ गया 8,1/2। देखा था आपने, मेहनत देखी आपने, 8,1/2 नहीं, 8,1/2। हाँ, तो आप में से सभी को यह भी पता चल गया। अब स्लोप पे आते हैं। अगर मुझे स्लोप निकालनी थी तो मैं यहां पे रख सकता हूं ना t की जगह 8। अगर मैं t की जगह 8 रखता हूं तो माइनस का 4/64 मतलब माइनस का 1/16। m की वैल्यू -1/16 आ गई। m की वैल्यू -1/16 आ गई तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 और माइनस का 1/16 x - x1। तो बस बाकी आप तो समझ ही गए होंगे। इस ऑप्शन में से सबसे सुंदर ऑप्शन कौन सा है? सारे ही सुंदर हैं यार, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, तो आज अपन ने पैरामीट्रिक में भी पैर रखना चालू कर दिया, है ना, गजब। चलिए, हाँ भाई, अब चलते हैं जेई मेंस 2020 के क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नॉर्मल है, पॉइंट पी पर कर्वेचर दे रखा है, पॉइंट पी दे रखा है, इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सेस को 0,3/2 पे। कहने का मतलब समझो जरा, क्वेश्चन में एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। नॉर्मल एट पॉइंट पी, माने बात किसकी हो रही है? नॉर्मल की। किस पॉइंट पर हो रही है? पी पॉइंट पे। पी पॉइंट का है, कर्वेचर पे। कर्व क्या है? y² - 3x² + y + tan = 0, यही कर्व है ना। अच्छा, वो जो नॉर्मल है वो आगे जाके y एक्सिस को 0,3/2 पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है? देखो टाइटल सोचो, टाइटल अपना चल रहा है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट गुजरा, तो टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में वो जानना चाहता है, जो भी हम बताते थे, है ना। करते क्या थे वो सोचो आप। करते ये थे कि अभी तक अपने क्वेश्चन का पैटर्न हर बार यही रहा है कि हर बार हम क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं, याद करो, है ना। और फिर dy/dx मतलब टेंजेंट की स्लोप निकालता है, और टेंजेंट की स्लोप दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, y2 - y1 x2 - x1, और कंपेरिजन कर लेते हैं। और ऐसे दो इक्वेशन बनती है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं।
और सॉल्व करके फिर जो भी वो क्वेश्चन के दौरान पूछना चाहता है वो कर लेते हैं। लेकिन हम स्लोप टू स्लोप कंपैरिजन करते हैं, इधर टेंजेंट की स्लोप डिवाइड एक्स से निकालते हैं और उधर लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं, यही करते थे ना। तो अब क्या है क्वेश्चन में उसने टेंजेंट हटा करके नॉर्मल की एंट्री करा दी। अगर उसने नॉर्मल की एंट्री करा दी तो फिर हम भी थोड़ा दिमाग से सजग हो जाएंगे कि यार क्या करवाना चाहता है। तो हमने बस इतना सा चेंज करना है कि जहां टेंजेंट की स्लोप होती थी वहां अब नॉर्मल की स्लोप लगेगी। अगर नॉर्मल की स्लोप लगेगी तो अभी तक होता था dy by dx एट x1 y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब वो ना होकर के क्या लगेगा, -1 अपॉन dy by dx, क्योंकि कहानी में नॉर्मल आ गया है। सोच लो बस इतना से तो अंतर आएगा। तो बस ये काम करना चालू करते हैं, फिर देखते हैं, पहले नॉर्मल तक पहुंचते हैं, फिर पॉइंट तक पहुंचते हैं, फिर जो होगा आगे चलेंगे। तो पहला काम, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, ये अपना कर्वेचर है, इस पे कोई पॉइंट P मान लेते हैं x1 y1, फिर उस पर टेंजेंट और नॉर्मल बना लेते हैं। और देखिए नॉर्मल आगे जाकर के y एक्सिस पे कट कर गया, दिख गया आपको, 0,3/2 से पास आउट हो रहा है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे लिए। अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस लाइन की स्लोप जो है, ये जो नॉर्मल लाइन की स्लोप है, कोई भी देख के बता सकता है 2 पॉइंट फॉर्म से y1 माइनस 3/2 अपॉन में x1 माइनस 0 बन रही है ना। किसकी स्लोप, नॉर्मल की स्लोप। यही नॉर्मल की स्लोप मैं -1 अपॉन डिवाइड एक्स से भी निकाल सकता हूं। कैसे भाई, मैंने क्या करना है, कर्व उठाया, डिफरेंशिएट करता हूं, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड एक्स, 3x स्क्वायर का -6x, y का डिवाइड एक्स, और ये अपन 10 का तो 0 हो ही रहा है, यहां लिख लेते हैं। अब y डैश कॉमन ले लेते हैं। अगर मैंने y डैश कॉमन ले लिया तो 6x अपॉन में 1 प्लस 2y जाता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अपने को फाइनली y डैश की वैल्यू 6x अपॉन 1 प्लस 2y आता हुआ दिख गया। लेकिन पॉइंट भी तो रखना था, तो अपने पॉइंट रख दिया। ये आ गया हमारे पास में डिवाइड एक्स। अब dy by dx नहीं, हमें डिवाइड एक्स को पलटना है, क्योंकि कहानी में नॉर्मल है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हमसे कोई बात करता तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी माइनस में 1 प्लस 2y1 अपॉन में 6x1। अच्छा, अब इसका कंपैरिजन हम लोग अपनी इस लाइन की स्लोप से भी करते हैं, जो कि हमने सोच रखी थी y1 माइनस 3/2 अपॉन में x1 माइनस 0। अब आप चाहो तो माइनस हटाने के लिए ऐसा कर सकते हो कि माइनस आपने यहां से हटाया, आप ये 3/2 माइनस y1 कर दिया। बस अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारे पास बन सकता है बनाएंगे। जैसे मुझे कुछ x1 कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैंने x1 काटा तो क्योंकि x1 0 तो हो नहीं सकता, तो कैंसिल आउट तो होगा ही होगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर लिखता हूं तो मुझे कुछ 1 प्लस 2y1 इज गड़ो में 9 माइनस 6y1 आता हुआ दिख रहा है, जो कि मिला के हो जाएगा 8y1 इज गड़ो 8। इसका मतलब y1 इज गड़ो 1 आ रहा है, और y1 की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो y1 अपने इस कर्व पर भी है, तो y1 मतलब इस कर्व में अपने अगर रख दिया तो 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10, तो मतलब ये कि 3x स्क्वायर इज गड़ो में 12 बन रहा है, माने x स्क्वायर इज गड़ो में प्लस माइनस 2 बन रहा है। सही है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास में y1 की वैल्यू इतनी आ रही है और x1 की वैल्यू प्लस माइनस 2, जैसा अपन ने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है। मैंने हमने तो अभी तक यहाँ पे कोई भी लोचा नहीं करा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या, अब हमारे पास पॉइंट तो आ ही गया। पॉइंट आने के बाद में हम लोग, है ना, हमारे पास पॉइंट आ गया। पॉइंट आने के बाद में अपने को तो m से मतलब है। m किसकी स्लोप है, m हमारे पास में टेंजेंट की स्लोप है। टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालेंगे, नॉर्मल की स्लोप निकाल के पलट देते हैं। नॉर्मल की स्लोप निकाल के पलट देते हैं, हाँ और क्या। रखो ना आप इसमें अगर पहले नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे तो नॉर्मल की स्लोप कितनी निकलेगी, 6 इंटू x1 की जगह एक बार 2 रख के दिखा देता हूँ, और नीचे 1 प्लस 2 इंटू 1। अरे y1 1 है ना, तो ऊपर मुझे 12 और नीचे 3 मतलब 4 आता हो दिख रहा है। अच्छा, और अगर सर -2 रख लेते तो, मैंने अगर -2 रख लेते तो 6 -2 अपन में 1 प्लस 2 इंटू 1, तब हमारा -12/3 मतलब -12/3 बोले तो -4। ओके, तो हमारे पास m अपने आप में प्लस माइनस 4 आता दिख रहा है, जो कि बराबर है। लेकिन ये तो सर डिवाइड एक्स में रखा ना, मैंने कहा हाँ डिवाइड एक्स में रखा अपन ने, नॉर्मल की स्लोप में नहीं रखा, टेंजेंट की स्लोप में रखा है। अगर अपन ने स्लोप देखा जाए तो 6x1 अपॉन में 1 प्लस 2y1 क्या था, टेंजेंट की स्लोप थी, उसमें रखते हमारे पास प्लस माइनस 4 आ गया। और अगर प्लस माइनस 4 आ गया तो मॉडुलस m मांगा था, जो कि 4 हो गया। क्वेश्चन फिनिश। सही है, मतलब ये कि ये भी थोड़ा दिमाग लड़वा लेते हैं, लेकिन कहानी में ज़्यादा चेंजेस नहीं करवा पाते, उतने ही चेंजेस करवा पाते हैं जितना थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किया जा सकता है, बस। हाँ भाई, अब अगला टाइटल है ना, अपन ने इस पे काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, ये भी देख लिया कि मेंस ने किस तरह से क्वेश्चन दिया है। अब अपने अगले टाइटल की तरफ मूव करते हैं। देखिए, अब हमारा पहला पड़ाव तो हो गया टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगला पड़ाव रखते हैं टेंजेंट मीट द कर्व अगेन। ठीक है, तैयारी है? तो मतलब ये कि अब अपन इस पे शिफ्ट होते हैं। चलिए, टेंजेंट्स मीट द कर्व अगेन को उठाते हैं और बड़े ही ध्यान से लेकर के चलते हैं।
क्या है ये कहानी? एक्चुअल में क्या है, इसके क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको एओडी की जितनी भी आप एक्सरसाइजेस देखेंगे ना उनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो कई बार क्या होता है ना, एक्चुअल में क्या है, इसकी थ्योरी अच्छी होती है लेकिन क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका पकड़ में नहीं आता। और मैं आपको ये थ्योरी के दौरान पहले ही बता चुका हूँ कि टेंजेंट जो है वापस जाकर के अपने ही कर्व को इंटरसेक्ट कर सकता है। मैं ऑलरेडी आपको ये लिखवा चुका हूँ। इवन मैं तो आपको ये भी बता चुका हूँ कि टेंजेंट नॉर्मल भी हो सकता है और आपस में एक दूसरे से रोल भी बदल सकते हैं, शायद आपको याद होगा। ठीक है ना? तो जिन लोगों को याद है, जिन्होंने अच्छे से नोट्स बनाए, उन्हें पता होगा कि मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। अच्छा, अभी अपनी कहानी क्या है? एक्चुअल में क्या है, जैसे ये अपना कर्वेचर है, हाँ, इसके किसी बी पॉइंट पर अपने टेंजेंट बनाया जो जाकर के वापस टकरा गया अपने कर्व को, कोई किसी क्यू पॉइंट पे। ऐसा होगा, कई क्वेश्चंस में आपको देगा टेंजेंट मीट्स द कर्व अगेन। तो हमसे वो क्वेश्चन के दौरान बहुत सारे तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं वो आपसे क्यू के बारे में जानकारी लेना चाहे, बहुत सारी जगह पे वो और बात करवा सकता है। ठीक है, तो हमको हर बार इसके क्वेश्चंस को करते समय पर दो चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए, बेसिक थ्योरी तो वही रहेगी जो अब तक अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में हमको क्या ध्यान देना वो बताता हूँ। हमको ये पता होना चाहिए कि हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं टेंजेंट की, है ना? तो ये जो पॉइंट है, ये जो अपने पास में जो दो पॉइंट अपने को जो दिख रहे हैं, ठीक है, एक P दिख रहा है, एक Q दिख रहा है, जो दो अपने को दोनों पॉइंट जो दिख रहे हैं ना, या तो वो क्वेश्चन के दौरान कोई एक पॉइंट देगा और एक पॉइंट के बारे में वो जानना चाहेगा। देखो, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है वो दोनों पॉइंट ना दे आपको, हो सकता है वो दोनों ही पॉइंट दे ही नहीं। अगर वो आपको दोनों पॉइंट नहीं देगा तो क्या करेंगे? अगर वो आपको दोनों पॉइंट नहीं देगा तो आपको उस जगह पर समझदारी से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की तरफ मूव करना है। ठीक है, इफ अगर बाय द दे दे तो बढ़िया, नहीं दे तो भी आपको दोनों पॉइंट पैरामेट्रिक से मानने पड़ेंगे। अच्छा, मान लो एक पॉइंट दे दे, दूसरा ना दे, तो तब आपको जो पॉइंट दे रखा है वो तो आप लिख दोगे, लेकिन जो दूसरा पॉइंट नहीं दे उसे पैरामेट्रिक से मानना पड़ेगा। माने अल्टीमेटली इस पूरी कहानी में पैरामेट्रिक का रोल है ही। तो आप यहाँ पे पहली चीज तो पैरामेट्रिक के लिए तैयार रहो, नंबर वन। अब पैरामेट्रिक कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी क्वेश्चन के साथ और सिखाता जाऊंगा और सिखाता जाऊंगा। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस में मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि टेंजेंट मीट्स द कर्व अगेन एट क्यू, और फिर क्यू के बारे में जो भी वो जानना चाहता है, तो हमारे को हमेशा दो तरह की चीजों का ध्यान रखना है। किन दो तरह की चीजों का ध्यान रखना है? पहला, हम इसके क्वेश्चंस को दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है? ठीक है, पहला मेथड बहुत ही सिंपल है। हम पी पॉइंट अगर दे रखा हो तो टेंजेंट बनाएंगे, उस टेंजेंट की इक्वेशन को, ये टेंजेंट आया और टेंजेंट की इक्वेशन को कर्व की इक्वेशन के साथ सॉल्व करवा लेंगे, तो हमारे पास क्यू आ जाएगा, क्योंकि जहां वो दोनों सॉल्व होंगे वहां पे हमारे पास क्यू हाजिर होगा। तो पहला तरीका तो बहुत सिंपल है, जो सब सोच सकते हैं कि हाँ सर अपन एक काम करेंगे, पी पे टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट जो होगा उसको कर्व से मिला देंगे और अपने पास में क्यू आ जाएगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड गेट द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, एंड पुट वाई इनटू द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड सॉल्व दैट। पहला तरीका तो बहुत सिंपल है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका वही तरीका है जो हम अभी पढ़ के आए हैं पिछले एक्सटर्नल वाले में। क्या कि P पर हम इसकी स्लोप निकालेंगे dy/dx, और दूसरी बात, हम P और Q को लेकर के हम लोग वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके फिर से स्लोप निकालेंगे, और फिर से हमारे बीच में कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा और उस रिलेशन को हम यूज कर लेंगे। तो हमारे पास हमेशा ध्यान रखना दो मेथड होंगे इसके क्वेश्चंस को करने के। कौन कौन से दो मेथड? पहला, टेंजेंट निकालो, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, टेंजेंट की इक्वेशन को कर्व के साथ सॉल्व करो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है स्लोप को स्लोप से कंपेयर करो। स्लोप को स्लोप से कंपेयर करो, कहने मतलब स्लोप बोले तो dy/dx को y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से कंपैरिजन करो। तो आई एक्सपेक्ट कि आप ये वाला तरीका सीखते हैं और आपको पता भी है कि क्वेश्चन के दौरान क्या क्या मैंने बता दिया। अब करना कैसे, आ जाओ क्वेश्चन में दिखाओ। थोड़ा सा पहले से बता दूं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाती है चीजें, तो इसके लिए जरूर थोड़ा सा स्ट्रांग रहना, है ना। आई एक्सपेक्ट कि आप इस लेवल की बातें समझने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स में पढ़ूंगा जरूर, आप एक्सपेरिमेंटली इस लेवल तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ताकि मुझे पता रहे कि एज ए टीचर मैं आपका जो हायर नोड है वो कहां तक देख सकता हूँ, मेरे को भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एक कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसके किसी पॉइंट P पर बनने वाला टेंजेंट वापस से कर्व को Q पे टकरा रहा है। अपन तो वही एक नकली सा ग्राफ बनाते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, है ना। हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं है उसका ग्राफ, लेकिन अपने पास में जो फिक्स ग्राफ है अपन उसी पे चलते हैं। इसकी कोई पॉइंट P पे बात करते हैं। अब यहाँ सर पॉइंट P दिया ही नहीं सर, और Q भी पूछा ही, मतलब Q के बारे में बात कर रहे हैं, Q भी नहीं पता, P भी नहीं पता, करेंगे क्या? मैंने कहा ऐसा हो सकता था, पहले बता के चला था, हो सकता है वो आपको दोनों ही पॉइंट ना दे, हो सकता है वो आपको दोनों ही पॉइंट ना दे।
तो फिर क्या करना है, अगर आपको दोनों पॉइंट ना दे तो पैरामीट्रिक का यूज करो। कैसे सर? देखो हालांकि वैसे तो इसका पैरामीटर मैं आपको ऑलरेडी पैरामीटर ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप x की जगह पर है ना टी स्क्वायर डालो तो टी की पावर 6 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी की पावर 6, तो वाई इज इक्वल टू में टी क्यूब हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपके पास में x और y दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। अच्छा, तो फिर p कैसे लेंगे सर? भाई p के नाम पे अपन फिर क्या करेंगे ना, अपन लिखेंगे t1 स्क्वायर और t1 का क्यूब। भाई ये t स्क्वायर और t क्यूब है ना, इन दोनों का यूज कर लेंगे, t स्क्वायर और t क्यूब दोनों का यूज कर लेंगे। तो t स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, t1 का स्क्वायर लिखेंगे, और t क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, t1 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे को पता है ये कर्व जो टेंजेंट है वो जाके q पे टकराया। अब जब q पे जाके टकराया तो हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट के टाइम पे t2 का स्क्वायर कॉमा t2 का क्यूब लिख देंगे। भाई हमारे को ध्यान रखना है कि हमें तो टी स्क्वायर और टी क्यूब का यूज करना है, तो पहला पॉइंट होगा तो टी वन कर देंगे, दूसरा पॉइंट होगा तो टी टू कर देंगे, सही है। तो अब अपने को इस तरह की चीजों की हैबिट डालनी है। पहली चीज जो मेरे को आपको सिखानी है ना वो ये सिखानी है कि हमने पी और क्यू कैसे माने, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट फाइट है, ठीक है, यूज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, या पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर पी एंड क्यू, ठीक है, पैरामीट्रिक का यूज कर लो आप। तो आपके पास पी जो होगा वो निकल जाएगा t1 का स्क्वायर कॉमा t1 का क्यूब, और दूसरी तरह से t2 का स्क्वायर कॉमा t2 का क्यूब। अच्छा, फिर क्या करेंगे सर? आप देखिए क्वेश्चन के अंदर और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में जैसे आप आगे बढ़ोगे थोड़ा थोड़ा और दिमाग लगाओ। क्वेश्चन में आगे कह रहा है वो कि एक स्ट्रेट लाइन है OP और OQ, बट ऑब्वियस है O यहाँ पे ओरिजिन है, तो OP और OQ की अगर हम बात करते हैं तो ये आगे OP और OQ, ये अपने आप में एक्सिस के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं। कितना? अल्फा और बीटा। हाँ देखो, ओपी अल्फा बना रहा है तो ये तो अल्फा हो गया और ये बीटा बना है। ओके, अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है। तो फिर वो क्वेश्चन वाला कहता है टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। अरे सर ये तो यूं दे दूंगा सर मैंने कहा बताओ क्या करोगे? चलो तो दूसरा काम तो सर टेन अल्फा और टेन बीटा चाहिए ना आपको। रुको रुको रुको, टेन अल्फा मतलब स्लोप, अल्फा किसकी स्लोप है सर? इस लाइन की स्लोप ना। हाँ मैंने कहा इस लाइन की स्लोप सर, टेन अल्फा माने तो m मतलब y2 माइनस y1 लगा लेता हूँ सर। मैंने कहा लगा दो। तो टेन अल्फा सर मेरे हिसाब से t1 का क्यूब माइनस 0 अपॉन t1 के स्क्वायर माइनस 0 ऐसा लिख देते हैं अपन। और t1 अपॉन टी बीटा के टाइम पे क्या करते हैं, नीचे की तरफ लिख देते हैं t2 का क्यूब माइनस 0 अपॉन में t2 का स्क्वायर माइनस 0, ऐसा। ऊपर की तरफ बन जाएगा t1 और नीचे हो जाएगा t2। लो सर t1 अपॉन t2, क्वेश्चन फिनिश। मैंने कहा t1 t2 भाई तुमने माने थे, उसका आंसर नहीं आया अभी। t1 t2 तो माना हुआ था, यू हैव सपोज्ड इट, तो आंसर आपने सपोज वाली फॉर्म में छोड़ दिया। हाँ सर ये तो गड़बड़ हो गया, फिर क्या किया जाए? मैंने कहा देखो अब यहां तक तो देखो, इतनी दूर तक तो बात आएगी कि आपको ये तो पता चल गया टेन अल्फा टेन बीटा क्या है, तो आप यहां तक की बात बराबर समझ लो कि हाँ ये तो डन है ना। तो अपने यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ी सी दूर के लिए इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं अपने पास छुपा लेता हूँ इसे। करना क्या है, उस रास्ते पे जा रहा हूँ। पहली बात समझना, हमने ये दोनों पॉइंट सपोज किए हैं, तो पहली चीज तो यहां मेथड 1 फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मेथड 1 ये कहता था कि हम P पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, उस टेंजेंट को कर्व से मिलाएंगे। हमारे पास P पॉइंट है ही नहीं। P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों मैंने सपोज किए हैं। जब मैंने दोनों ही सपोज किए हैं तो फिर मैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी टेंजेंट अगर बनाऊंगा तो वो भी सपोज टेंजेंट होगा, और सपोज टेंजेंट से मेरे पास जो भी आंसर आएगा वापस सपोज फॉर्म में आएगा। तो मेरे लिए फिर यहाँ पे मेथड 1 फेल होता दिख रहा है। तो दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था dy/dx को कंपैरिजन करना 2 पॉइंट फॉर्म से। तो हम चलते हैं dy/dx की ओर। dy/dx निकालना कोई लंबा काम नहीं है, तो dy/dx को हम लोग जानते हैं, इसका dy/dx जो निकलेगा वो इतना आ जाएगा, सही है। अच्छा बस अब इसमें एक और काम कर लो, आपका पॉइंट है ना p पॉइंट क्या है? t1 का स्क्वायर कॉमा t1 का क्यूब, ये इसमें रख लो। जैसे आप इसमें रखोगे ना तो देखो ये अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे मैं t1 का स्क्वायर रखूंगा तो ये t1 की पावर 4 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको स्क्वायर हो जाएगा। नीचे y है तो यहाँ पे t1 का क्यूब सीधे ही जा रहा है। अच्छा अब क्या होगा, इसको काट देते हैं, ये कैंसिल आउट होने के बाद में अपने पास में 3t1/2 ऐसा कुछ बच जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर 3t1/2 हो गया, सही है। तो अपने को ये पता चल गया कि हाँ ये सब तो बराबर है, 3t1/2 आ गया dy/dx। लेकिन dy/dx को तो सर आप कंपेयर करने वाले थे ना 2 पॉइंट फॉर्म से। मैंने कहा हाँ, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट और ये अपना सेकंड पॉइंट, इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो हम इसका dy/dx का कंपेरिजन कर रहे हैं इससे, ओके। लेकिन सर एक चीज और, ये जो चीज है ना ये a क्यूब माइनस बी क्यूब ये टूट सकती है ना। मैंने कहा क्या? t2 माइनस t1 और अंदर की तरफ हो जाएगा सर t1 का स्क्वायर प्लस में t2 का स्क्वायर प्लस में t1 t2।
मैंने कहा और नीचे की तरफ सर जो T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाई T1 प्लस T2 ऐसा लिख सकते हैं क्या, और फिर ये कैंसिल आउट कर देंगे सर। मैंने कहा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बनता है, ऐसा करना बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं करके पिछले पेज, अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। अगर अपन ने ऐसा किया तो हमारे को पता है ये वाकई में कैंसिल आउट होकर के ये छूट गया, और जो आपने सोचा था वैसा। फिर अब सर क्या करेंगे भाई, देखो हमारा टारगेट सोच लो, पहले से बता दूँ, हमारा टारगेट tan अल्फा अपॉन tan बीटा है, जो कि हमने अभी निकाला था T1 अपॉन T2 आया था, तो हमारे को T1 अपॉन T2 तक जाना है। तो जब तक T1 T2 दोनों हाथ में नहीं आते हम T1 अपॉन T2 नहीं निकाल सकते। तो हमको क्या करना है, अभी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फर्दर प्रोसीड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। हाँ कोई लंबा काम नहीं है, कर लो, देख लो आप, अगर करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये 2T1 T2 है, ये 3T1 T2 है। आप बोलो तो इसमें से इसको घटा देते हैं, या इसको इधर बुला लेते हैं, इसको इस साइड बुला लेते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे माइनस का T1 T2 बच जाएगा। और 3T1 का स्क्वायर जिस दिन इसमें से घटेगा तो, सॉरी इसमें से नहीं, आगे वाले में से घटेगा, जिस दिन इसमें से घटेगा तो माइनस का T1 का स्क्वायर छोड़ेगा और यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 2T1 का T2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो बस अपन ने क्या किया, आगे इसको और सॉल्व किया फर्दर, तो ये इतना हो गया। अब ध्यान रखना टारगेट हमारा क्या है, टारगेट पे नजर रखना। टारगेट है T1 अपॉन T2। T1 अपॉन T2 के लिए मैं डिवाइड कर रहा हूं पूरी कहानी को T2 के स्क्वायर से, पूरी कहानी को T2 के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ रह जाएगा T1 अपॉन T2 और यहाँ रह जाएगा T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर। वाह, इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल, और जैसे ही अपने इसका डिवाइड करा ये इतना रह गया। अब जैसे ये रहा, मेरे को अचानक से पता नहीं क्यों ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, जैसे आप में से कई लोग समझदार है तो जानते होंगे कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और जैसे ये लिखा होगा तो आपको पता है ये फिर क्रैक हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स माइनस 1 में। ओके, इससे हमारे पास में एक्स की दो वैल्यूज पधार जाएंगी, एक तो -2 और एक 1। क्या कहते हो आप, बराबर? अच्छा, लेकिन अगर भाई दो आपने जैसे 1 को एक्सेप्ट कर लिया तो आप में से कोई भूलना मत, आप ये जो 1, ये जो x लिखा है ना, ये x आपने किसको माना था, T1 अपॉन T2 को। और अगर आपने 1 मान लिया तो आप एक तरह से T1 बराबर T2 कर गए, और T1 बराबर T2 करते Q सरक करके P पे आ जाएगा। क्या 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 क्या, Q सरक के P पे आ जाएगा। अरे T1 T2 सेम हो गए ना। ओके, T1 T2 सेम हो गए। तो इसका मतलब ये कि 1 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ सर, 1 तो एक्सेप्ट नहीं होगा, बराबर है। तो मेरा ना ख्याल है आप में से सभी लोगों को ये वाली बात पकड़ में आ गई होगी कि 2x और -x एकदम सही, ठीक है। फाइनली हमारे पास में जो रह रहा है T1 अपॉन T2 की फाइनली वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2, ठीक है। इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो -2, इसका मतलब ये कि tan अल्फा अपॉन tan बीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू -2। क्या कहते हो, है ना। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, लेवल, लिटरली लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। अक्सर समझिए सभी इंस्टीट्यूट के एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ये वाकई में कोटा लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत अच्छा। चलो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मेहनत करते हैं। मैं पढ़ूंगा ज़रूर एक बार के लिए आपके जितने भी कमेंट्स होंगे, ताकि मेरे को पता रहे कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा आपके साथ में अन्याय उन्याय जैसा कोई काम, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है इफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,8 एट द कर्व y इक्वल टू x क्यूब मीट द कर्व एट अगेन एट q। सर इस बार तो पॉइंट दिया हुआ है। हाँ इस बार पॉइंट दिया हुआ है। तो एक ने पूछा कहाँ दिया है, अरे ये दे रखा है ना, टेंजेंट 2,8 पे बना है इस कर्व के लिए और वो जाकर के q पे मिल रहा है। हाँ 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 हाँ, एक पॉइंट तो दे रखा सर, अब की बार तो आप एक को तो आपको सिर्फ एक का ही पैरामीट्रिक सोचना पड़ेगा। मैंने कहा देखो भाई y इक्वल टू x क्यूब ऐसा होता है। हाँ सर ऐसा होता है। इसके किसी पॉइंट 2,8 की बात करते हैं, 2,8 यहाँ होगा, हाँ ऊपर होगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस पे टेंजेंट बनाते हैं, ये आकर के नीचे आकर के क्यू पे टकरा रहा है। तो चाहता गया क्वेश्चन वाला क्यू के कोऑर्डिनेट बताओ। सर इस बार तो अपना पहली वाली मेथड काम कर जाएगा ना। तो ये मैं पूछूं फर्स्ट मेथड क्या था, अरे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, कर्व में मिला दो और सॉल्व कर लो, क्यू आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप टेंजेंट की इक्वेशन मिले, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन निकाल करके और उसे कर्व में मिलाएंगे तो सिर्फ क्यू नहीं आएगा, पी भी आएगा। क्यों? क्योंकि जितने सॉल्यूशन है वो सब आएंगे। ओके, तो फिलहाल सर टेंजेंट की इक्वेशन तो निकालनी है ना। हाँ मैंने कहा टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए डी/x की जरूरत है ना। चलो डी/x पे बात करते हैं। लेकिन सर डी/x तो 3x स्क्वायर होगा, बहुत सिंपल है। 2,8 रखने पे 12 हो जाएगा, ये और सिंपल है। फिर अपन टेंजेंट पे चल लेते हैं। मैंने कहा टेंजेंट की इक्वेशन सोचो जल्दी से, y माइनस 8 इज इक्वल टू में 12 ब्रैकेट में कितना x माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 12x और माइनस का 24 में 8 जोड़ा तो 16, ठीक है। 12x प्लस 16, ठीक है ना, माइनस का 16 y इज इक्वल टू में,
ठीक है, तो फाइनल अपने पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतनी आ गई। अब इसको उठा करके सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू x क्यूब के साथ। अब इसके साथ कैसे सॉल्व करोगे सर? कुछ नहीं, ये y की वैल्यू उठा करके इसमें यहाँ रख देंगे और क्या सर। उससे क्या होगा? उससे तो x क्यूब बराबर में 12x माइनस 16 रह जाएगा। मैंने कहा हाँ, एक तरह से इसे ऐसे लिख लेंगे x क्यूब माइनस 12x प्लस का 16 बराबर 0 और इसको सॉल्व कर लेंगे क्यूबिक इक्वेशन को। हाँ 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 सर, ये तो करा जा सकता है। तो अपने पास फिलहाल ये वाली इक्वेशन आ गई है। अब इसे सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ एक बहुत गजब का कंसेप्ट सीखने के लिए आपके लिए तैयार है। बहुत ध्यान से सुना। हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया। ठीक है, हमें पता है क्यूबिक इक्वेशन है, जिसके 3 रूट होंगे। हाँ सर, 3 रूट होंगे। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, 3 रूट होंगे कहने का मतलब ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इस कर्व को 3 जगह काटेगी। 3 रूट है ना। ओके, लेकिन सर ये तो 2 ही जगह है, पी और क्यू दोबारा भी काटेगी क्या? मैंने कहा अरे दोबारा नहीं काटेगी। यहाँ समझो, अगर कोई लाइन एक जगह पे टच करती है ना, क्या यहाँ टच कर रही है ना, तो यहाँ रिपीटेड रूट्स है। क्या रिपीटेड रूट्स हैं? मैंने कहा हाँ रिपीटेड रूट्स हैं। टच करे, टच करने की कंडीशन टेंजेंसी डी इक्वल टू 0, वहां पे रिपीटेड रूट्स होते हैं। मैं मतलब सर समझा नहीं सर, डी मतलब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से डी इक्वल टू 0 तक आ गया, लेकिन रिपीटेड रूट्स होते हैं, उसका क्या मतलब? मतलब समझाओ सर इसमें। मैंने कहा देखो ऐसा है, यहां से एक आंसर x की वैल्यू 2 आ रही है। आप जो इक्वेशन निकाल रहे हो उससे x की वैल्यू आएगी। जो आप इक्वेशन सॉल्व करोगे उससे x की वैल्यू आएगी ना। उसमें से 2 आंसर सेम होंगे। क्यों? अरे रिपीटेड रूट्स है ना, तो रिपीटेड रूट्स माने रिपीटेड आंसर, माने 2 आंसर रिपीट हो रहे हैं, माने 2 आंसर सेम आएंगे और वो वही होंगे जहां टच कर रही है। तो टच तो सर x इज इक्वल टू 2 पे कर रही है, माने x इज इक्वल टू 2 2 बार आएगा। मैंने कहा हाँ x इज इक्वल टू 2 2 बार आएगा, क्योंकि रिपीटेड रूट्स हैं, टच कर रही है टच। तो ये तो सर हमें पता ही था, इसको मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा हाँ ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 पे टच कर रही है, 2,8 पे टच कर रही है, तो x इज इक्वल टू 2 का 2 बार आना पक्का हो गया, माने इसके 2 आंसर x इज इक्वल टू 2 होने वाले हैं। इसीलिए आप चाहो तो चल करके 2 लिख दो। और सर तीसरा आंसर वही तो क्यू देगा, वही तो निकालना है। तो फिर क्या किया जाए? मैंने कहा एक काम करते हैं, इसे टी और टी क्यू मान लेते हैं। ये क्या चीज है सर? अरे पैरामीट्रिक, ये कैसे निकाले सर? मैंने कहा देखो ऐसा है, वाई इज में एक्स क्यूब लिखा ना, एक्स की जगह टी डाल दे, एक्स की जगह टी डालते क्या होगा, वाई इज टी क्यूब आ जाएगा, सिंपल। हाँ हाँ, ऐसे तो मैंने सिखाया था पैरामीट्रिक। कुछ भी रखो, फिर वो नहीं पसंद आए तो थोड़ा बेटर रख दो। हिट एंड ट्राई लगाते जो आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला फिट बैठता है। तो सर इसका x तो t है ना, तो मतलब इसका आंसर जो होगा 2 2 t होगा। मैंने कहा हाँ, x इज इक्वल टू 2 2 बार और एक आंसर t। फिर क्या करोगे सर? अभी सॉल्व तो हुआ नहीं। मैंने कहा देखना, ये अपने पास रूट है और सम ऑफ रूट देख, एक्स क्यूब माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस का 12x प्लस का 16 इक्वल टू 0 लिखा है। इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। क्या है? 0। और आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, और बी यहां पे 0 है, ए तो 1 है ना। तो हमारे को बताया सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 2 प्लस टी इज गुड में माइनस में 0/1 बोले तो 0, माने 2 प्लस टी बराबर 0, माने टी की वैल्यू -4 आ गई और टी आते पॉइंट आ गया, क्योंकि टी ही तो वैल्यू ऑफ एक्स है। हाँ सर, टी इज गुड -4 और फिर जैसे ये आया पॉइंट आ गया सर, ये तो -4 और ये -4 का क्यूब, बोले तो ये वाला। हाँ, इसलिए पॉइंट क्यूब कितना हो गया, -4 -64 है ना। मस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिखाता है, बहुत समझाता है, और इस तरह के क्वेश्चन आते रहने चाहिए ताकि आप में से कई लोगों का लेवल अप होता जाए। थोड़ा कष्ट आ सकता है, लेकिन मैंने कहा ना, उस पार ही तो जिंदगी है साहब। ठीक है, अगर आपको बताओ सोने से कुंदन बनने के लिए तपना तो पड़ेगा थोड़ा जीवन की आग में। चलें, खैर ये दर्द भरी बातें अपन आगे कर लेंगे। तो फिलहाल ये हुआ टेंजेंट मीट द कर्व अगेन की बात है ना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व क्या है? बता दो। तो अगला टाइटल डाल दूं ना, मतलब हाँ डाल दीजिए। अगर देखा जाए तो मिनिमम और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व। मिनिमम डिस्टेंस बोल लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल लो, एक ही बात है। ये समझाना चाहते हैं कि जब भी जैसे मान लो किसी ने कहा कि ये जैसे एक सर्कल है, ये एक लाइन है, अगले ने पूछा कि ये लाइन पर नहीं, या यूँ पूछा कि इस सर्कल पे सबसे, इस लाइन का सबसे नज़दीकी पॉइंट कौन सा है। जैसे इससे इसकी दूरी निकालो, ये निकलेगी, इससे इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालो, ये निकलेगी, इस पॉइंट से इसकी दूरी ये निकलेगी, ये निकलेगी, ऐसे ये वाली दूरी निकलेगी, इस पॉइंट से ये दूरी निकलेगी, इस पॉइंट से ये दूरी निकलेगी, सबसे नज़दीकी कौन सा है? तो आप कहोगे ये वाला।
अब ऐसे तो यूं ऐसे उंगली लगा के थोड़ी ना बोलते रहेंगे, मैंने ये कर्व बोल दिया ये वाला, और मैंने कह दिया ये वाला कर्व है। मान लो किसी ने कर्व दे दिया होता पिछले वाले जैसा गंदा सा, वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें बताओ, इससे ये कर्व है और इसकी इस लाइन से सबसे नजदीकी दूरी क्या होगी? तो आप कहोगे ये कहाँ डालेंगे अपन, ठीक है। तो अब यहाँ पे पंगा हो जाता है। आप में से कई लोगों को क्लिक नहीं करेगा कि कौन सा वाला। हाँ, तब के लिए क्या करना है वो सुनो। अब ये वाले से आगे चलते हैं, वो वाले तक जाते हैं, समझो। एक्चुअल में क्या है कि अपन को अच्छा लगता है बोलना कि अरे सर ये वाला पॉइंट, ठीक है, लेकिन इसे मैथ्स में कैसे पकड़ते हैं? ये वाला कौन है? ये वाला वो पॉइंट है जहां पे बनने वाला टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो हमने जब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे ना, तब हमारे दिमाग में एक खतरनाक बात आनी चालू हुई कि मान लो दो कर्व हैं, एक सर्कल है और एक इस तरह से जाता हुआ कोई एक कर्वेचर है। किसी ने पूछा इस सर्कल पे सबसे क्लोज पॉइंट बताओ जो इस कर्व के सबसे नजदीक में हो, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वही पॉइंट सबसे नजदीक हो सकता है जिस पे बनने वाले टेंजेंट कर्व पे बनने वाले टेंजेंट के पैरेलल हो जाए। माने ये वो पॉइंट है जो सबसे नजदीकी पॉइंट होंगे दोनों एक दूसरे के। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये कि दो कर्वेचर में सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट जो होते हैं वही दो पॉइंट होते हैं जिन पे बनने वाले टेंजेंट्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल। अच्छा, इसको कुछ लोगों ने, विद्वान लोगों ने और दूसरे तरीके से बोला। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे बोलो। इसे कैसे बोलो? जब इन दोनों की नॉर्मल कॉमन हो जाए, एक ही नॉर्मल हो जाए जिस जगह पर। अब देखो, बोलने वाले बहुत अलग अलग तरीके से बोले। किसी ने ईश्वर बोला, किसी ने कुछ बोला, है ना, किसी ने गॉड बोला, किसी ने वाहेगुरु, लेकिन बोलने वाला तो मन से तो एक ही चीज के बारे में बात करता था ना, उस उच्च सत्ता के बारे में। तो वैसे ही यहाँ पे कहानी क्या है, किसी ने नॉर्मल बोला, कॉमन नॉर्मल हो जाए, किसी ने कहा कि दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हो जाए। सबको पता था कि जिस दिन दो टेंजेंट पैरेलल होंगे उस दिन उस पॉइंट पर नॉर्मल भी तो कॉमन। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। ओके ओके ओके, नो ऑफेंस, अपन आगे बढ़ते हैं धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, ठीक है। अच्छा देखिए साहब, अपन चलते हैं पहले थ्योरी वाली बात पे। टू कर्व्स आर सेड टू बी क्लोजेस्ट व्हेन बोथ कर्व्स हैव द पैरेलल टेंजेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है, फिर एक सुंदर सा ऐसा प्यारा सा डायग्राम बना दो, दो कर्व दिखा दो, ठीक है, और ये एक कॉमन नॉर्मल, एक पी एक क्यू, ये शॉर्टेज डिस्टेंस एस टी लिख दो। ओके, पहले आप लिख दो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अपनी सुंदर सुंदर वाली वही राइटिंग दिखा दो, आज जलवे बिखेर दो जो आप आज तक बनाते आए हो। काश मैं आपको यहाँ पे दिखाता है, देखो धड़ल्ले से कैसे हमारे पीछे कैमरामैन भैया धड़ाधड़ धड़ाधड़ बना के पी और क्यू दिखा रहे हैं कि ऐसे दिखा दो सारा इन्हें। काश हम आपको दिखा पाते। अब दूसरा सुनो, एक लाइन और एक कर्व अपने आप में क्लोजेस्ट कब हो सकते हैं? जब दोनों का कॉमन नॉर्मल हो। अब क्या हमने दो कर्व नहीं बोले, एक लाइन बोला एक कर्व बोला, तब भी वही। अब क्या सर लाइन में क्यों नहीं आपने टेंजेंट सोचा? अरे लाइन खुद अपनी टेंजेंट होती है। अच्छा, लाइन अपनी खुद ही टेंजेंट होती है, हाँ। तो इसका मतलब फिर क्या, फिर ये टेंजेंट है, ये अब ये दो टेंजेंट हो गए ना, एक ये हरे वाला टेंजेंट, एक ये येलो वाला, लाइन खुद ही टेंजेंट है। तो अगर देखा जाए वही शॉर्टेड डिस्टेंस और कुछ नहीं। ओके, आप क्वेश्चन के आते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेवल के दिखा दूं, चलेगा? चलेगा सर, चलो। अब मेरे को पता है अपने वाले बच्चे तो ट्रेंड बच्चे हैं, एकदम खतरनाक लेवल पे खेल रहे हैं, आग उगल रहे हैं, सब आग उगल रहे हैं, आग। चलो फिलहाल बेड्स ऑफ द टू रिवर्स, बेड्स का मतलब किनारे, ठीक है, दो नदियों के किनारे, ठीक है, एक पैराबोला के रूप में है, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में है। दो नदियों के किनारे, बेड्स माने वो लेटने वाला बेड नहीं भाई, मैं भी यही समझता था, पता है, मेरी तो अंग्रेजी खैर दुनिया में सब लोग मानते हैं, ठीक है। बेड्स ऑफ टू रिवर्स आर द पैराबोला, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है वो वाली बात, जैसे मान लो अगर मेरे से पूछा जाए कि अगर आपको किसी को इधर बुलाना हो तो क्या बोलोगे, तो मैं बोलूँगा यू कम, ठीक है। और अगर यहाँ से उधर भेजना हो तो क्या बोलोगे? नहीं, आप वो सोचने वो नहीं, फिर मैं पहले उधर जाऊँगा और मैं कहूँगा यू कम। नहीं है समझ में? इधर बुलाना हो तो इधर, और अगर उस साइड बुलाना हो तो पहले मैं खुद उधर जाऊँगा, यू कम, ठीक है। अच्छा क्यों, इसमें क्या गलत है? ठीक है, खैर मैथमेटिक्स का आदमी हो यार, मेरे को क्या लेने देना अंग्रेजी से, ठीक है, अपन तो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले, हाँ। चलो, बेड्स ऑफ टू रिवर्स आर पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 2। एक जो नदी है वो तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में चल रही है और एक जो है पैराबोला की फॉर्म में चल रही है। दीज रिवर्स आर टू बी कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेट कैनाल। इन दोनों नदियों को एक कैनाल से जोड़ने की, स्ट्रेट कैनाल से जोड़ने की योजना है। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो शॉर्टर कैनाल, जो सबसे छोटी कैनाल होगी
उसके दोनों साइड्स के कोऑर्डिनेट बताए जाएं। कैसे होगी नदी? ऐसी, पहली, ये दूसरी नदी, और अगर हम लोग जिस कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं वो तो अगर छोटा करना है तो हमें इसके पैरेलल उठाना पड़ेगा, यही ठकाक। और जो कैनाल होगी उसके दो एंड पॉइंट पी और क्यू ये होंगे। कब? जब यहाँ यू कैनाल बनेगी तो। ओके, ये सबसे छोटी कैनाल होगी। हाँ, ये सबसे छोटी कैनाल होगी। अब सर इसके क्वेश्चन को कैसे करते हैं? भाई देखो, सीधी बात है, इसने खुद ने अपनी कहानी को पीट दिया। इसने कहा दोनों टेंजेंट, तो उसमें से एक तो स्ट्रेट लाइन है तो वो तो खुद ही टेंजेंट होगी। माने ये जो लाइन है ना y = x-2 है ना, ये और ये लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। भाई ये जो नदी है और ये जो लाइन है ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ये जो ग्रीन ग्रीन वाली है ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक बात पक्की है, दोनों की स्लोपें भी स्लोपें सुनने आप, ठीक है, स्लोप्स भी सेम होगी। तो इसका मतलब ये कि दोनों की स्लोप्स भी सेम होगी। अगर दोनों की स्लोप्स भी सेम होगी तो पहले कहानी यहीं से शुरू कर दो, उससे कुछ ना कुछ जरूर हाथ आ जाएगा। तो सर उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? अरे इसकी स्लोप तो कोई भी बता देगा। अपने घर में काम करने वाली बाई भी बता देती है, सर x² का 2x होता है, आपको ये भी नहीं पता क्या? झाड़ू खटका हम कर देते हैं। ठीक है, सुनो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x और इसकी स्लोप हो गई 1। सोचना, फिर क्या करेंगे? 2x को 1 से मिला लेंगे, हमारे पास कुछ आ जाएगा। देखो, तो हमने यही किया। फिलहाल dx को dx फॉर द कर्व 1 इज इक्वल टू में dx फॉर द कर्व 2 मिलाया तो हमारे को पता चला 2x इज इक्वल टू 1 माने x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। लेकिन ये x इज इक्वल टू 1/2 किसका आया? ये x इज इक्वल टू 1/2 इस पॉइंट का आया। क्यों? क्योंकि 2x किसका था? y इज इक्वल टू x स्क्वायर वाला था। तो x किसका जाएगा? y इज इक्वल टू x स्क्वायर वाले का। अच्छा, अब दूसरे का सर मतलब हम और क्या सोच सकते थे? अरे ये x इज इक्वल टू 1/2 है ना, ये x इज इक्वल टू 1/2 को थोड़ी देर बाद में आप इस y में रखवाओगे, ठीक है, तो y इज इक्वल टू में 1/4 आ जाएगा ना, 1/2 का स्क्वायर। तो आप ये पॉइंट किसको दोगे? इस पॉइंट को p को मानोगे कि q को मानोगे? तो उसको मानना है जिसका 2x था, उसी के पास x था ना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर देखा जाए ये वाला पॉइंट कितना निकला? 1/2, 1/4 निकल गया। बट ऑब्वियस है x की वैल्यू 1/2 और इतना। अच्छा, अब क्या करोगे? देखो, अब क्या करना है, हमें एंड पॉइंट निकालना है कैनाल के। तो अपना पूरा टारगेट ये येलो वाली लाइन है। दिखाऊं कौन सी वाली? ये वाली लाइन। हमारा पूरा टारगेट ये लाइन है। इसका एक एंड पॉइंट आ चुका है, दूसरा एंड पॉइंट निकालना है। खास बात क्या है, ये अपने आप में नॉर्मल भी है, ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल एट p बोले तो 1/2, 1/4। तो मैं क्या करूंगा ना, एक नॉर्मल की इक्वेशन निकालता हूँ। वो सभी को पता है क्या करना है, y - y1 इज इक्वल टू में x - x1, बीच में dx नहीं करना, dx मत करना। अपने पास में ये लाइन का स्लोप 1 आया हुआ है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो -1 सीधे यूज कर लो। अच्छा ओके, और फिर हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन अपने आप में इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ये अपने पास में इस लाइन की इक्वेशन है, माने PQ की इक्वेशन हो गई। अब PQ की इक्वेशन को आप, बहुत सिंपल है, अगली लाइन आप में से कई लोगों के दिमाग में आ गई होगी पक्का। आप इस ब्लू वाली लाइन के साथ में सॉल्व कर लो। और ये ब्लू वाली लाइन कौन सी? y इज इक्वल टू x - 2 या y - x इज इक्वल टू -2 है ना, ये अपनी स्ट्रेट लाइन है। तो सर दोनों को सॉल्व करने से क्या आएगा? Q आ जाएगा अपने पास। ये लाइन और ये लाइन सॉल्व करती Q आ जाएगा, तो हम लोग Q निकाल लेंगे। आगे दोनों पॉइंट, बस हमने से पॉइंट ही पूछा था उसने। क्या आपको बात समझ में आई है ना? मस्त था, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप यही तो चीजें सीखने की होती हैं, और ये आते हैं एग्जामिनेशन में, आप सोच नहीं सकते, बहुत अच्छे से आते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड करता हूँ। अक्सर सभी लोग आपको शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ शॉर्टेज डिस्टेंस कैन बी मैक्सिमम डिस्टेंस ऑल्सो। कैसे? देखो, याद रखना, मिनिमम डिस्टेंस या इसके अंदर ये भी समझने की कोशिश करना, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस कैन एग्जिस्ट व्हेन टू कर्व्स हैव द पैरेलल टेंजेंट्स। ये तो हमने सीख लिया कि हमारा ये दो कर्व हैं, इस पे दोनों टेंजेंट पैरेलल बने और ये जो दूरी है मिनिमम दूरी थी। लेकिन क्या आप ये देख पाए? देखो, आप देखो साहब, एक हमारे पास ब्लू कर्व है, एक हमारे पास येलो कर्व है, दोनों पे टेंजेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो एक टेंजेंट ये जा रहा है, ये अपना कलर बदलते हैं अपन, दोनों को व्हाइट कर देते हैं, एक टेंजेंट ये जा रहा है और एक टेंजेंट ये जा रहा है। अब देखो साहब, ये वो दूरी है जो इन दोनों कर्व की मैक्सिमम दूरी है, मैक्सिमम दूरी। ये दोनों कर्व अपने आप में इस जगह से और इस जगह के बीच में जाते समय पर इससे ज्यादा दूर कभी नहीं हुए। तो याद रखना, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात चले या मिनिमम डिस्टेंस की बात चले, हमेशा ध्यान में रखना क्या है, हमेशा ध्यान में रखना है पैरेलल टेंजेंट्स। हाँ, बहुत मस्त चीज है भाई, ठीक है। हाँ, ये ब्लिंक बहुत शानदार चीज है, जबरदस्त सी चीज है ना। हाँ,
बस आज के दिन पे अपन यहीं पे विराम लेते हैं और आपको वापस से याद दिला दूं जितनी भी मेहनत मैं एडवांस के लेवल पे ले जाने के लिए आपके कर रहा हूँ, थोड़ा जो पिछले सालों के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चंस लगा रहा हूँ उसके पीछे का सिंगल पर्पज है, वो ये कि हम लोगों को बहुत अच्छे नंबर ना केवल अपने बोर्ड में लाने हैं बल्कि इसके आगे भी जितने भी कॉम्पिटिशन होंगे उसके अंदर हमारे नंबर बहुत बढ़िया होने चाहिए। खासतौर पर मैथ्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग फोड़ पाएँ और अच्छे रिजल्ट ला पाएँ। ठीक है, तो फिलहाल कहानी है सम्मान की, तो माता पिता का बहुत सम्मान करना है, बहुत उनका आदर करना है और उनसे सम्मान पाना भी है। ठीक है, और भाई बहनों से खैर नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना, मित्रों से प्रेमवत व्यवहार बनाए रखना, मास्क अवश्य पहने। जय